सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 28 अगस्त 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर के साथ, जहां पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2 एआई गवर्नेंस इनिशिएटिव लिए हैं। अब अगर इसके बैकग्राउंड को देखें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक नया रिजोल्यूशन पास किया है जिसका नाम है ERES 79325। अब इसका मेन एम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ग्लोबली रेगुलेट करना और रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना। अब अगर दो इम्पोर्टेंट जो इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, वो हैं इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल और एआई, और दूसरा है ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस। वहीं अगर इंडिपेंडेंट साइंटिफिक पैनल एआई पर देखें तो इसमें अप्रॉक्स 40 एक्सपर्ट होंगे। ओपन नॉमिनेशन प्रोसेस से चूज़ होंगे ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के थ्रू। वहीं अगर इनके काम के बारे में देखें तो हर साल एक साइंटिफिक रिपोर्ट बनाएँगे जिसमें एआई के रिस्क, अपॉर्च्युनिटीज़ और चैलेंजेस का एनालिसिस होगा। अब अगर ये रिपोर्ट्स पॉलिसी रिलेवेंट होंगी पर किसी कंट्री को फ़ोर्स नहीं कर सकती। वहीं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को हर साल या 2 बार अपडेट करना होगा। अगर इसके इम्पोर्टेंस को देखें तो ये पैनल एआई रिसर्च और पॉलिसी मेकिंग के बीच का एक ब्रिज बनेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। तो अब आगे बढ़ें तो अगर इसके ग्लोबल डायलॉग को देखें अगर हम एआई गवर्नेंस पर, तो हम ये पाएँगे कि एक इंक्लूसिव प्लेटफ़ॉर्म जहाँ गवर्नमेंट, रिसर्चर, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट कंपनी सब पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका एम होगा बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना, साथ ही साथ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देना, एआई को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए यूज़ करना। वहीं डिजिटल डिवाइड को कम करना, यानी कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ गैप को रिड्यूस करना। अब अगर इसके टाइमलाइन की बात करें, तो इसका जो एनुअल सेशन होगा वो जिनेवा जुलाई 2026 और न्यूयॉर्क जुलाई 2027 में होगा। अब अगर इसके सिग्निफिकेंस को भी देख लें, तो इसके सिग्निफिकेंस के बारे में आपको बताएँ तो ये दोनों इनिशिएटिव ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट 2024 के कंटिन्यूएशन है, जो पैक्ट फ्यूचर का पार्ट था। वहीं साइंस बेस्ड और इंक्लूसिव गवर्नेंस का एक मॉडल क्रिएट करेंगे। एआई के रिस्क को ग्लोबली टैकल करने के लिए पहला बड़ा स्टेप है ये। वहीं एंटोनियो गुटरेस जो कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, इसे एक पाथ ब्रेकिंग माइलस्टोन बोला है। अब अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, वहीं इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और प्रेसिडेंट है फिलेमोन यांग। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। तो अगला करंट अफेयर में पीएम मोदी ने मारुति सुजुकी का पहला ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ई वितारा लॉन्च किया और अहमदाबाद में बैटरी प्लांट भी इनॉग्रेट किया। अब अगर बात करें तो ये गुजरात में किया जा रहा है। अब साथ ही इन्होंने एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी इनॉग्रेट किया है जो ईवी इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। अब ई विटारा मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड है क्या? तो मारुति सुजुकी का पहला ग्लोबल ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडिया में अब बनाया जा रहा है। और मारुति जो ये सुजुकी है वो जो भी गाड़ियाँ बना रही है वो एक्सपोर्ट होगा 100 प्लस कंट्रीज़ में, जैसे कि यूरोप, जापान इसमें इंक्लूडेड है। वहीं अगर स्टेप की बात करें तो इंडिया के लिए सुजुकी का ग्लोबल ईवी हब बनाता है। पीएम मोदी ने क्या कहा है आप ये भी जान लीजिए कि द वर्ल्ड विल ड्राइव ईवीज़ विथ मेड इन इंडिया टैग। तो अच्छा स्टेप है, काफ़ी अच्छा स्टेप्स है। गवर्नमेंट सराहनीय काम कर रही है। अब अगर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर टीडीएस लिथियम आयन बैटरी प्लांट होगा, जो कि जॉइंट वेंचर होगा तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का। यहाँ से हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स बनने शुरू हो गए हैं। अब अगर स्पेशल बात कहें तो अब 80% बैटरी वैल्यू चेन इंडिया के अंदर ही लोकलाइज़ हो गई है। इंपोर्ट पे डिपेंडेंस इससे कम हो जाएगा। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट मिलेगा। 70,000 करोड़ यानी $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में अगले 5 से 6 साल के लिए होगा। वहीं इसका फ़ोकस एरिया होगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के प्रोडक्शन पे, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। प्लांट हाइब्रिड ईवी एम्बुलेंस के लिए भी सप्लाई करेगा और ये योजना होगा पीएम ई ड्राइव स्कीम। तो याद रखिएगा ये लाइन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की बात करें तो पीएम मोदी ने साथ ही क्रिटिकल मिनरल मिशन भी लॉन्च किया है, जिसका एम है लिथियम, कोबाल्ट, निकेल जैसे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन इंडिया में करना है।
मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है ये टॉपिक, अभी भी फिर पढ़ा रहा हूँ, याद रखिएगा। इससे इंडिया को जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरीज़ और ग्रीन टेक के लिए रॉ मटेरियल की सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो याद रखिएगा, अब अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो ज़ाहिर-सी बात है जॉब होगा, जॉब क्रिएशन होगा, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी होगा। और अगर स्ट्रैटेजिकली बात करें तो इंडिया ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सप्लाई चेन में एक बड़ा प्लेयर बन रहा है। अब अगर एनवायरमेंटल की दृष्टिकोण से देखें तो जो नेट ज़ीरो और सस्टेनेबल मोबिलिटी की तरफ ये एक बड़ा कदम है और हमारा चाइना पे डिपेंडेंस भी कम होगा बैटरी मिनरल्स के लिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा इस करंट अफेयर से। अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ें तो यहाँ पर एनएचएआई ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट आरोहन। अब ये है क्या, जान लीजिए पूरी तरह से। तो प्रोजेक्ट आरोहन एक स्कॉलरशिप कम मेंटरशिप प्रोग्राम है जो टोल प्लाजा के एम्प्लॉयज़ के बच्चों को सपोर्ट करता है उनकी एजुकेशन के लिए। लॉन्च हुआ है एनएचएआई और वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के द्वारा। इम्प्लीमेंट करेगा भारत केयर्स एसएमईसी ट्रस्ट। अब अगर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के फर्स्ट फेज में 1 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है इसको, जिसमें 500 स्टूडेंट क्लास 11 से लेके ग्रेजुएशन को 12,000 साल का स्कॉलरशिप मिलेगा। वहीं 50 पीजी लेवल स्टूडेंट्स को 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इसके अलावा मेंटरशिप, स्किल वर्कशॉप, करियर गाइडेंस भी मिलेगा ताकि स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार किया जा सके। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, यानी एकेडमिक इनकम प्रूफ, कास्ट और आईडी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर। प्रायोरिटी दी गई है गर्ल्स, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, ईडब्ल्यूएस और एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को। अब आपको बता दें कि ये मैटर क्यों करता है, तो ये स्कीम इंश्योर करता है कि टोल वर्कर के बच्चे भी क्वालिटी एजुकेशन और फ्यूचर अपॉर्च्युनिटी से कनेक्टेड रहें और साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड कम हो, ये इसका मकसद है। चलिए देखते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। तो अगला करंट अफेयर गवर्नमेंट स्कूल के सर्वे से संबंधित है। तो आइए आपको इस सर्वे की फाइंडिंग्स को बता दें। न्यूज़ तो आपने पढ़ ही लिया है कि गवर्नमेंट स्कूल अकाउंट्स फॉर 55.9% ऑफ टोटल एनरोलमेंट्स। और ये किसका सर्वे है, तो सीएमएस एजुकेशन सर्वे 2025 है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे। सीएमएस इस फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। और ये पार्ट है 80वां राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे का, यानी एनएसएस का। अब इसकी की हाइलाइट्स को भी जान लीजिए कि क्या ये बोला जा रहा है। तो गवर्नमेंट स्कूल में 55.9% स्टूडेंट इनरोल हुए हैं पूरे इंडिया में। वहीं अगर रूरल के टेक्स्ट की बात करें तो 66% स्टूडेंट वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। वहीं अगर अर्बन सिनेरियो की बात करें तो केवल 30.1% गवर्नमेंट स्कूल अटेंड कर रहे हैं। अगर खर्चे की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल पर 2,863 पर स्टूडेंट एनुअली खर्च होता है और प्राइवेट स्कूल की बात करें तो 25,000 पर स्टूडेंट एनुअली खर्च होता है। तो अब अगर ये क्यों मैटर करता है ये भी जान लीजिए। तो पब्लिक स्कूल जो है आज भी बैकबोन है एजुकेशन के, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। और जो लो इनकम कॉन्टेक्स्ट है उसके दृष्टिकोण से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन क्वालिटी और अर्बन प्रेफरेंसेस की वजह से प्राइवेट स्कूल चर्न हो रहे हैं। गवर्नमेंट को उनमें क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना होगा, तभी एजुकेशन सिस्टम ट्रूली इंक्लूसिव हो सकता है। तो इस करंट अफेयर से संबंधित कुछ पॉइंट्स थे जो आपको दिमाग में रखना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है एमओयू ताकि क्यूसीआई के साथ, ताकि इन्हेंस किया जा सके वेटरन वेलफेयर सर्विसेज को। तो अब आपको बता दें कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने डीईएसडब्ल्यू यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने क्यूसीआई के साथ एक एमओयू किया है। अब इस पर फोकस है कि 63 लाख से जो ज़्यादा वेटरन और उनके डिपेंडेंट्स के लिए पेंशन, हेल्थ केयर और रीसेटलमेंट्स और वेलफेयर सर्विसेज को सुधारना है। वहीं क्यूसीआई अब डिजिटल इवैल्यूएशन, इम्पैक्ट असेसमेंट और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी रिकमेंडेशन में मदद करेगा। डीईएसडब्ल्यू अपनी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट, जिला सैनिक बोर्ड, उसी तरह आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर और इम्पैनल्ड हॉस्पिटल से डेटा और कोऑर्डिनेशन अरेंज करेगा। हेल्थ केयर डिलीवरी, वेटरन्स के लिए री-एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी और सैनिक बोर्ड का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क सब स्ट्रॉन्ग बनेगा। डीईएसडब्ल्यू सेक्रेटरी नितिन चंद्रा ने भी ये कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एआई और सोशल मीडिया जो है इसेंशियल हैं और बेटर आउटरीच है और एफिशिएंट सर्विस
डिलीवरी के लिए ज़रूरी है। तो याद रखिएगा कि डीईएसडब्ल्यू सेक्रेटरी का नाम क्या है? तो उनका नाम है नितिन चंद्रा, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आपको एकदम आसान भाषा में समझा दें तो ये एमओयू एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो ये इंश्योर करेगा कि इंडियाज़ का जो वेटरन कम्युनिटी है, वो डिग्निफाइड टेक एनहांस चीज़ों को मदद रिसीव करे और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव वेलफेयर सर्विसेज हो, जो कि ट्रूली अलाइन्ड हो किसके साथ? इक्विटी, गवर्नेंस और टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन के साथ। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जिसको आपको या आइए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर, जहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित न्यूज़ है, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट और इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है जॉइंट एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइजेज। अब इसका नाम क्या है? इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, इसका नाम है सुपर गरुड़ शील्ड 2025। अब ये लार्जेस्ट एडिशन है यूएस इंडोनेशिया मिलिट्री एक्सरसाइज का। अब अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो ये 2007 में शुरुआत किया गया था, एक बाइलैटरल यानी कि 2 कंट्रीज़ के बीच में ये शुरुआत किया गया था, यूएस और इंडोनेशिया के बीच में। लेकिन 2022 में इसको एक्सपैंड कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया सुपर गरुड़ शील्ड, जो कि एक मल्टीनेशनल इंडो पैसिफिक एक्सरसाइज हो गया। तो अगर आपसे 2-3 ऑप्शंस पे सवाल बनेंगे, तो यानी कि अब आपसे पूछा भी जा सकता है कि 2007 में ये बाइलैटरल था और 2022 में ये मल्टीलैटरल हो गया, ये बात याद रखिएगा, आपको कन्फ्यूज़ किया जा सकता है। अब इसमें 12 कंट्रीज़ के ट्रूप्स भाग लेंगे, जिनमें जापान होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, सिंगापुर होगा, यूके, फ्रांस, कनाडा, साउथ कोरिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, ब्राज़ील, इंडिया और न्यूज़ीलैंड भी होगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में सुपर गरुड़ शील्ड 2025 एक्सरसाइज हुआ है, उनमें से कौन-सा देश है? तो भारत का भी एक नाम उसमें हो सकता है और भारत से संबंधित भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत इस मिलिट्री एक्सरसाइज का पार्ट है या नहीं? तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, याद रखिएगा। और अगर ये आपसे पूछा जाए कि ये एक्सरसाइज कहाँ होगा, तो ये एक्सरसाइज इंडोनेशिया में होगा, यानी कि इसका वेन्यू जो है वो इंडोनेशिया जकार्ता में है। और जकार्ता में भी अगर स्पेसिफिक अगर आप जानना चाहते हैं तो वेस्टर्न आइलैंड, सुमात्रा का और रियाऊ आर्चिपेलागो पर ये किया जाएगा। पर इतना आपसे एग्ज़ाम में पूछने की उम्मीद नहीं होती है। अब आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ से बुक से संबंधित सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब अगर बात करें तो इन प्रेज ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स एंड देयर एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, इस पर आपसे सवाल बन सकता है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। मनोज कुमार झा कौन है? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा से और किस पार्टी को बिलॉन्ग करते हैं? तो राष्ट्रीय जनता दल को बिलॉन्ग करते हैं। ये बात याद रखिएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर सुरु समर फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है। अब याद रखिएगा ये अगस्त में स्नोफॉल मूवमेंट जो लद्दाख को दिखाता है, इम्पोर्टेंट है, जिसको कि इनॉग्रेट किया गया है किसके द्वारा? तो किरण रिजिजू के द्वारा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो किरण रिजिजू हैं, ये किस मिनिस्ट्री से संबंधित रखते हैं? तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन इंडिया है। और साथ ही साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के, कविंदर गुप्ता, तो याद रखिएगा ये क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और किरण रिजिजू यूनियन मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं। इन दोनों के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है इस फेस्टिवल को। कहाँ पर? तो लद्दाख में ही एक सुरु वैली है वहाँ पर। अब इसको क्यों मनाया जाएगा? तो ज़ाहिर-सी बात है, इससे अट्रैक्शन होगा, टूरिज़्म का अट्रैक्शन होगा, जिससे लोग यहाँ पर विज़िट करेंगे और लद्दाख के इकोनॉमिक को बढ़ावा मिलेगा। तो सुरु वैली में स्नो फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जा रहा है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आखिरी करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव उज्जैन में। ये सवाल बन सकता है क्योंकि यूनियन जो मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं उनके मोहन यादव के द्वारा ये इनॉग्रेट किया है। तो ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव उज्जैन में क्यों किया गया है? ज़ाहिर-सी बात है, स्पिरिचुअल टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। तो ये थे आपके 28 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो आपके सभी आने वाले प्रतियोगिकी परीक्षाओं में सवाल पूछा जा सकता है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।